नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो ईरान के ऊपर जो जंग लादी गई थी अमेरिका और इजराइल द्वारा, अब 1 महीने उसके पूरे हो चुके हैं और 1 महीने बाद अगर हम देख रहे हैं तो जंग और तेज होती जा रही है। लगातार हमले और खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर बात करें इजराइल की तो उसने कल और आज लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों पर हमला किया, जिसमें यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमला किया गया, वाटर प्लांट्स के ऊपर हमला किया गया, पावर प्लांट्स पे हमला किया गया, जिसकी वजह से ईरान में खासतौर पे तेहरान और आसपास के इलाकों में कल अंधेरा देखा गया काफी देर तक। आज यह खबर आ रही है कि कुम के ऊपर हमला किया गया है, तेहरान के ऊपर हमला किया गया है। डिटेल्स आनी अभी बाकी है। तो इजराइल अपने हमले लगातार तेज कर रहा है और पलट कर अगर देखें तो ईरान भी उतना ही तेज हमला कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इजराइल के एक केमिकल प्लांट पर जहां बताया जा रहा है कि अमोनियम स्टोरेज साइट थी, जहां अमोनिया को स्टोर करके रखा जाता था, यह जगह है बीरशेबा। वहां पर जो हमला हुआ है, बताया यह जा रहा है कि वहां जो आग लगी थी वो आग 20-22 घंटे बीत जाने के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वहां पर हमला था। कई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो आसपास थे उन्होंने रिपोर्ट की और पीछे धुएं का और आग का जिस तरह का गुबार दिख रहा था उससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि बिल्कुल मिसाइल निशाने पे लगी है। इजराइल से एक और खबर जो आई है वो ज्यादा चौंकाने वाली खबर है और वो खबर ये है, हारिस बता रहा है कि 80% निशाने अब नीचे लग रहे हैं। यानी शुरुआत में 5 से 6% निशाने नीचे जा रहे थे। 95% मिसाइलों को आसमान में रोक ले रहा था इजराइल। यह खबर आई और हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि इजराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं और अब हालत यह है कि 100 में से 80 मिसाइलें सीधे सीधे ठिकानों पर जाकर लग रही हैं। तो इजराइल के वाटर प्लांट पर हमला हुआ है, इजराइल के बीरशेबा में मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल प्लांट पे हमला हुआ है। इसके अलावा बेन गुरियन पर हमला हुआ है और बेन गुरियन जो उनका सबसे मेन एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। नगेव में लगातार हमले हो रहे हैं। अल नकब उसका फलस्तीनी नाम था जिस पर कब्जा करके नगेव नाम रखा इजराइल ने। वहां उनके इंडस्ट्रियल साइट और बाकी सारी चीजें हैं, वहां लगातार हमले हो रहे हैं। हाइफा पर लगातार हमले हो रहे हैं और पूरे इजराइल में अगर आप देखें तो लगातार सायरन बज रहे हैं। कल की खबर यह है कि वहां के जो रक्षा मंत्री हैं काट्ज, वो गए हुए थे नॉर्थ इजराइल में, जहां हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है और एक हमला बिल्कुल उनके पास में हुआ है जहां पर वो थे, जिसमें उनके साथ जो 2 लोग थे एक बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। जाहिर है निशाना कार्ड्स थे और अब यह सवाल उठने लगा है कि पहले हरजोग वहां के राष्ट्रपति के ऊपर और अब कार्ड्स के ऊपर जो हमला हुआ है, यानी हिजबुल्लाह के पास इन लोगों के मूवमेंट की पूरी खबरें हैं। तो इजराइल पर लगातार हमला हुआ है। इसके अलावा जीसीसी कंट्रीज के ऊपर हमला हुआ है। आज की अगर बात करें तो कुवैत के एक वाटर प्लांट पर हमले की खबर आ रही है, जिसमें एक हिंदुस्तानी के मारे जाने की बात है। बेहद दुखद है, ये लड़ रहे हैं वो और मारा गया बेचारा हिंदुस्तानी जो वहां पर नौकरी करने गया होगा। इसके अलावा यूएई में काफी सारे हमले हुए हैं। शारजाह से कई सारे विस्फोट की खबरें आई हैं। एग्जैक्टली कहां हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री निशाना बनी है कल यूएई में, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भी यूएई में कई जगहों पर हमला हुआ है। एक जगह पर हमले में ईरान का दावा यह था कि वहां अमेरिका के 500-700 सैनिक छुपे हुए थे, वहां पर हमला किया गया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है यह हमको नहीं पता। बहरीन के ऊपर हमला हुआ है, जॉर्डन में हमला हुआ है और सऊदी अरबिया में जिस एयरबेस पे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ था उसमें अब यह कंफर्म हो गया है कि अमेरिका की ऐसी 2 फाइटर प्लेन्स मारी गई हैं, तोड़ दी गई हैं, जो अमेरिका के पास कुल मिलाकर 30-35 हैं और वहां 15 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो जंग दोनों तरफ से चल रही है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है और फिलहाल 2 वजहें समझ में आती हैं कि अचानक ये जंग तेज क्यों हो गई। पहली वजह तो यह समझ में आती है कि हो सकता है इजराइल को यह लग रहा हो या लग क्या रहा हो, उसको यह खबर हो कि अमेरिका समझौता जल्दी करना चाहता है, जंग खत्म करना चाहता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और अब ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शंस पे ध्यान नहीं लगाएगा तो मिड टर्म इलेक्शन हार सकता है, मेजॉरिटी खो सकता है और इंपीचमेंट का खतरा बन सकता है।
तो यह हो सकता है कि उसको पता हो कि अमेरिका जल्दी जंग खत्म करना चाहता है। रूबियो ने भी कहा था कि 1-2 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले वो ईरान को जितना नुकसान पहुंचा सकता है उतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक वजह तो यह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है, जो खबर लगातार आ रही है कि पेंटागन जमीनी और आसमानी हमले की तैयारी कर रहा है। बार बार बात जमीनी हमले की हो रही है, लेकिन मुझे लगता है एयर रेट ज्यादा होंगी। क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। तो इस हमले के पहले ईरान को जितना कमजोर कर दिया जाएगा, ईरान के लिए मुकाबला करना उतना मुश्किल हो जाएगा। यह इजरायली सोच हो सकती है, अमेरिकी सोच भी हो सकती है, और इसलिए ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये 2 वजहें हो सकती हैं। अब ईरान कितना कमजोर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हम नहीं जानते। इजराइल में जबरदस्त नुकसान हुआ है, यह हम जानते हैं। ईरान में भी नुकसान हुआ है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन जो मैप आ रहा है कि ईरान कहां कहां से मिसाइलें छोड़ रहा है, उसको देखकर बहुत साफ लग रहा है कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको सेंट्रलाइज नहीं किया है, डिसेंट्रलाइज कर लिया है। और चूंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, तो अलग अलग इलाकों में मिसाइलें रखी गई हैं, अलग अलग जगहों से लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की सारी मिसाइलें खत्म हो गई, लॉन्चर खत्म हो गए, और उसके तुरंत बाद इतना ही लॉन्चिंग हो रही है कि इनको खुद ही अचरज हो रहा है कि इतनी सारी लॉन्चिंग ईरान कैसे कर पा रहा। और जाहिर सी बात है, चूंकि ईरान यह बात जानता है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए उसकी अलग से तैयारी करके ईरान ने रखी होगी। अब आप देखिए कि इसी बीच खबर आती है कि 16 चाइनीज Y-20 मिलिट्री प्लेन्स जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं। अब जाहिर है ये मिलिट्री प्लेन्स पहुंचे हैं तो कोई मिठाई लेके तो या तोहफा लेके तो पहुंचे नहीं होंगे, ये हथियार लेकर पहुंचे होंगे। यानी चाइना से ईरान को लगातार मॉडर्न हथियार मिल भी रहे हैं, रशिया से भी मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि ईरान ने भी पूरी तैयारी करके रखी है, अगर जमीनी या हवाई हमला खार गया किसी और आइलैंड को कब्जा करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले बस इतना पूछ ले रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि लगातार खबरें देख सकें। उधर एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है। इस्लामाबाद में जो ये मीटिंग हुई है, इसमें 3 कंट्रीज थी। इसमें सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर थे और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार तो थे ही। इस मीटिंग के बाद जो लेटर जारी किया है पाकिस्तान ने, इशाक डार के सिग्नेचर से लेटर जारी किया है, उसको पढ़ते हुए 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये केवल सीज फायर के लिए की गई मीटिंग नहीं है। सीज फायर तो इसका प्रमुख मुद्दा था ही। ईरान ने जो मैसेज किया है, अमेरिका ने जो मैसेज किया है, उसको किस तरह से एक कॉमन पॉइंट पे लाया जा सकता है, यह मुद्दा तो था ही। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है कि एक अलग तरह का अलायंस बनाने की बात हो रही है। देखिए, यह बहुत क्लियर है कि अरब कंट्रीज भले अभी तक कुछ ना कह रही हो, भले खामोश हो, लेकिन उनको यह बात समझ में आ गई है कि अमेरिकन बेसेज के बावजूद जो इजराइल की बदमाशियां हैं उनसे नहीं बचा जा सकता। एक तो यह बेसेज ईरान से हमले से ही नहीं बचा पाए, तो ये बेसेज अगर कल इजराइल हमला करता है तब तो कतई काम नहीं आएंगे, और इजराइल किसी के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल ने एक ऐसे नोटोरियस देश की, ऐसे बदमाश देश की छवि बनाई है कि वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। वो सऊदी अरबिया पे अटैक कर सकता है, इजिप्ट के साथ उसका समझौता है, लेकिन इजिप्ट के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और टर्की का नाम तो कई बार वहां के बेहद इंपॉर्टेंट लीडर्स ले चुके हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर टर्की का है। साथ में इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, ये अब सब जानते। तो सारे अरब कंट्रीज को यह पता है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और इजराइल कभी भी हमला कर सकता है किसी भी बहाने, किसी भी मुल्क पर। ऐसे में लगता यह है कि एक अलायंस बनाने की बात हो रही है। यह अलायंस मिडिल ईस्ट का हो सकता था। इसमें पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया? जाहिर है, सब जानते हैं, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है, इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो एटम बम होना पाकिस्तान की खूबी है, और जिसके चलते पाकिस्तान को भी इस समझौते में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत साफ लग रहा है, पहले भी बात चल ही रही थी कि एक नया डिफेंस अलायंस बनेगा,
और अब इस हमले के बाद, इस पूरी लड़ाई के बाद, यह जानने के बाद कि अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं वो केवल और केवल इजराइल को बचाने के लिए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भर से यह नहीं हो जाएगा कि सब कुछ रोका जा सकता है, तो एक नया अलायंस बनाने की बात दिख रही है बहुत साफ, जिसको लीड करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, उधर टर्की और इजिप्ट। यहां तक कि यूएई को भी इसमें शामिल करने की बात हो सकती है, क्योंकि आसिम मुनीर ठीक इसी वक्त जब यह मीटिंग चल रही थी यूएई गए हुए थे और यूएई में एमबीजेड से सीधी उनकी मुलाकात हुई है, यह खबर है। इसका मतलब यह है कि यूएई को और बाकी मुल्कों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, कुवैत, कतर वगैरह को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। देखिए, डिफेंस की चिंता तो इतनी है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कि चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, ये सब समझौता कर रहे हैं यूक्रेन के साथ ताकि जो ड्रोन्स हैं उनसे बचने की टेक्निक यूक्रेन से खरीद सके। यही नहीं, यूक्रेन के सैनिक यहां पर तैनात हैं जो ट्रेन कर रहे हैं कि ड्रोन से कैसे बचा जाए। तो जाहिर है कि अमेरिका के अलावा अब ये और ऑप्शन देख रहे हैं, और जब अमेरिका के अलावा कोई और ऑप्शन देख रहे हैं तो ये मिलजुल कर एक ऑप्शन बनाने की बात हो सकती है। दूसरा, ये भी समझिए कि ये ईरान, हिजबुल्ला और बाकी सबके खिलाफ एक सुन्नी एंगल बनाने की भी बात हो सकती है। हालांकि इस जंग में शिया सुन्नी बहुत चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आगे के लिए यह सुन्नी एंगल बनाने की बात हो सकती है। मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूं कि 1980 से ही सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच में जो सारा कुछ हुआ है, खासतौर पर कुवैत वार के बारे में जो चिंता रही है, वो सबसे बड़ी चिंता ईरान और हिजबुल्ला की रही है। हिजबुल्ला ने जिस तरह से रिपेल किया था इजराइल को पहले वार में, और जिस तरह से लेबनान में सबसे मजबूत संगठन बन के उभरा था, सीरिया था उस समय, ईरान, सीरिया और लेबनान का सीधा रिश्ता था। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ईरान का दखल लगातार बढ़ता जाता, तो एक पूरा ब्लॉक बनता है ईरान के असर वाला। और यह चिंता सऊदी अरबिया और अमेरिका को पहले से थी, और अब यह बताने की जरूरत नहीं है, अब तकरीबन सब जानते हैं कि आईएसआईएस से लेकर तमाम सारे जो कट्टरपंथी संगठन बनाए गए थे, जो खुद को वहाबी और जाने क्या क्या कहते थे, इन सारे संगठनों की फंडिंग अमेरिका, इजराइल, सऊदी, यूएई, इस तरह के मुल्कों ने की है। और इनका इकलौता सबसे बड़ा उद्देश्य था सीरिया के अंदर एक सुन्नी सरकार स्थापित करना, या सुन्नी भी मत कहिए, सीरिया के अंदर अमेरिका और सऊदी अरबिया के समर्थन वाली सरकार स्थापित करना। और इसमें उन्होंने उस वक्त तो नहीं, लेकिन अब जाकर सफलता पाई जब असद को वहां से हटाया गया और जोलानी को वहां पर बिठा दिया गया। यह सब करना इनको जरूरी इसलिए लगा था क्योंकि ये ईरान को कंटेन करना चाहते थे। तो अभी भी यह हो सकता है, ईरान की ताकत इन्होंने देख ली है, अभी भी यह हो सकता है कि यह सारा कुछ ईरान को कंटेन करने के लिए हो रहा हो, ऐसी ताकत बनने के लिए हो रहा हो जो ईरान का मुकाबला कर सके अगर वक्त आए तो। यह भी बिल्कुल पॉसिबल है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि लगातार अखबार यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरबिया यह प्रेशर बना रहे हैं कि जो भी डील हो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी डील हो, कि ईरान इतने बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। यानी ईरान की ताकत को कम करने वाली डील हो, सीज फायर हो, ताकि ईरान इनके लिए खतरा ना बन सके। ये चाहते हैं और ये खबरें लगातार आ रही हैं। यूएई का तो कहना ही नहीं है, यूएई के तो तमाम एक्सपर्ट और बाकी लोग खुलेआम लिख रहे हैं। लेकिन सऊदी का जहां तक सवाल है तो गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर पहले आ चुकी है और यह खबर सही भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा एक कारण हो सकता है इस मीटिंग का कि जितना नुकसान हो रहा है गल्फ कंट्रीज का, जबरदस्त नुकसान हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान का नहीं हो रहा है, हालांकि यह भी खबर है कि ईरान पहले से ज्यादा तेल बेच पा रहा है। लेकिन बाकी कंट्रीज की कंडीशन यह है कि तेल की बिक्री पर रोक लगी हुई है, एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, गैस नहीं बेच पा रहे हैं, लगातार हमलों की वजह से इकॉनमी पर लगातार बुरा असर पड़ रहा है। यूएई की हालत तो यह है कि सब कुछ ऊपर से आपको नॉर्मल लगेगा, अगर आप वहां रह रहे हैं तो सड़कें चल रही हैं, लोग अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, दुकान खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खुला नहीं है, बाहर से देखने में सब सामान्य लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि उसकी जो एक सेफ कंट्री वाली इमेज थी वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है, और नुकसानात तो हुए ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कई सेंटर्स पर हमले हुए हैं।
तो सारे मुल्क परेशान है, कतर परेशान है, सब परेशान है। तो सब शायद अब ये चाहते हैं कि जंग किसी तरह से रुके ताकि रीबिल्ड खुद को जल्दी से जल्दी कर सकें, इकॉनमी पूरी तरह से तबाह ना हो। तो ये जंग रोकने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड तलाशने की एक कवायद भी हो सकती है। और ये बात इस बात से लगती है कि कल ट्रंप ने दो बातें कही कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, मेरा सारा इंटरेस्ट ईरान के तेल में है, तुमको तो दुनिया भर का तेल ही चाहिए और कुछ तो तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का तेल चाहिए। इतना बड़ा अमेरिका है, वहां के तेल, वहां के पैसे से तुम्हारा काम नहीं चलता है। सही मायने में नए जमाने के लुटेरे हो, डकैत हो, यह तो दुनिया जानती ही है। लेकिन इसके साथ एक और बात कही कि बातचीत अच्छी चल रही है और शायद बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा। हालांकि आज सुबह गालिबाफ का मैं, जो वहां के ईरान के स्पीकर हैं, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था, जिसका कुल मिलाजुलाकर मानी यह है कि जो सामने दिख रहा हो उसका बिल्कुल उल्टा समझिए। उनका इशारा अमेरिकन मार्केट की तरफ था कि हो सकता है ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, समझौता हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब मार्केट को उठाने के लिए है। असलियत ये है कि लड़ाई बहुत तेज चल रही है और अमेरिका कभी भी जमीनी हमला कर सकता है, कभी भी आसमानी हमला कर सकता है। गालिबाफ साहब के कहने का मतलब ये था। इसलिए ट्रंप की बात को कितना सीरियसली लेना है, कितना नहीं लेना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। असल में ट्रंप और इजराइल दोनों जगह, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जगह दुनिया भर का प्रेशर भी बढ़ रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही। एक बड़ी घटना हुई है कल के कल अमेरिका में 28 तारीख को। पूरे अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर आए हैं नो किंग्स मूवमेंट के तहत। यानी ट्रंप जिस तरह से तानाशाह बनता जा रहा है उसके खिलाफ लाखों लोग सड़क पर आए हैं। और इधर इजराइल से खबर आई कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे जंग के खिलाफ। अब आप देखिए, आज अगर ईरान में 500 लोग कहीं इकट्ठा होकर रजीम के खिलाफ नारे लगा दें तो सारी दुनिया के अखबार में लिखा जाएगा कि ईरानी जनता ईरानी रजीम से मुक्ति चाहती है, हटाना चाहती है, ईरान में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन अमेरिका में लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं, कुछ बात नहीं होती है। कहीं कोई अमेरिका में रजीम चेंज की बात नहीं करता है। इजराइल में हजारों लोग जंग के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए उतरते हैं। उनको मारा पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कोई यह सवाल नहीं उठाता है कि इजराइल की जनता सरकार बदलना चाहती है और इजराइल की जनता का दमन कर रहा है, इजराइल की जनता का सप्रेशन कर रहा है। नेतन्याहू यह सवाल नहीं उठता है। बहरीन में मैंने आपको बताया था कि एक आदमी को, एक लड़के को सिर्फ इसलिए टार्चर करके मार दिया गया क्योंकि वो ईरान के फेवर में था। हजारों लोग सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन दुनिया के अखबारों में कोई न्यूज नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी की चिंता सिर्फ वही होती है जो अमेरिका के खिलाफ होता है, जो अमेरिका के साथ होता है, उसके लिए डेमोक्रेसी की कोई चिंता कभी नहीं होती है। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। डेमोक्रेसी की चिंता कभी यूएई में नहीं होती है, जहां सैकड़ों लोगों को, जिसमें हिंदुस्तानी शामिल है, पाकिस्तानी शामिल है, ब्रिटेन के शामिल हैं, फ्रांस के शामिल हैं, उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि किसी मिसाइल साइट पर जहां पर इंपैक्ट हुआ था उसकी फोटो खींचकर उन्होंने अपने घर के ग्रुप पर डाल दिया था, फैमिली ग्रुप में डाल दिया था, या फिर अपने किसी परिचित को भेज दिया था कि देखो ये हाल है। इस अपराध में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं यूएई में, लेकिन डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। डेमोक्रेसी की चिंता सऊदी में नहीं है, डेमोक्रेसी की चिंता बहरीन में नहीं है, डेमोक्रेसी की चिंता तो इजराइल में भी नहीं है, लेकिन ईरान में सबको डेमोक्रेसी की चिंता है। इस खबर को इस तरह से देखना सीखिए और तब समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से एक तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है एक या दो मुल्क को चुन के। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर ईरान इतना ज्यादा जोर दे रहा है। लगातार आप देखेंगे उसके मीम्स आ रहे हैं, लगातार एआई वीडियोस आ रहे हैं, लगातार उसके नेता ट्वीट कर रहे हैं ताकि दुनिया को उनका पक्ष भी पता चल सके। आप बस सोच के देखिए कि अगर ईरान के अंदर किसी चर्च को बंद कर दिया जाता और कहा जाता कि संडे मास आप नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं कि ये जो संडे मास थी, ये मिडिल ईस्ट में बेहद मकबूल त्योहार है। चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, पूरे मिडिल ईस्ट में जो क्रिश्चियंस हैं संडे मास को बाहर निकलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और लैटिन पैट्रियार्क को चर्च जाने से, जो ऐतिहासिक यरूशलेम का चर्च है, वहां जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि ईरानी बम गिर सकता है। झूठ। ईरान का एक भी बम नहीं गिराया है, किसी यहूदी टेंपल तक पर नहीं गिराया है, तो चर्च पे कहां से गिराएगा।
लेकिन रोका गया क्योंकि इजराइल का जो पुलिस मंत्री है बेन ग्वेर, जिसने एक जमाने में प्रधानमंत्री जो वहां के थे, जो फलस्तीन के साथ लगातार शांति वार्ता चला रहे थे, जिन्होंने समझौता किया था, उनकी हत्या का समर्थन किया था। और वो आदमी चाहे मस्जिद हो चाहे चर्च हो, दोनों के खिलाफ रहता है। वो इतना बड़ा पागल, धार्मिक पागल है कि ईसाइयत से उसकी दिक्कत कई बार कई तरह से देखी जा चुकी है। और ऐसे में जब रोका गया एक चर्च के अंदर जाने से, ऐतिहासिक जेरूसलम के ऐतिहासिक चर्च के अंदर जाने से रोका गया जो लैटिन पैट्रियार्क हैं उनको, तो इसके पीछे कोई सुरक्षा का मामला नहीं था जैसा नेतन्याहू या बाकी लोग कह रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ नफरत का मामला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल-अक्सा मस्जिद में इस बार ईद पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इस घटना की प्रतिक्रिया होनी थी और हुई। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी मजम्मत हुई है। मैक्रॉन ने ट्वीट किया, सांचेज ने ट्वीट किया, इटली ने तलब किया जो इजराइल का वहां पर एम्बेसडर है, लेकिन ट्वीट करके बात खत्म हो गई। अगर यही ईरान में हो गया होता तो आज सारी दुनिया में हल्ला हो रहा होता कि ईरान किस तरह से लोगों की रिलीजियस फ्रीडम को रोक रहा है। यही वजह है दोस्तों। खबरें बहुत सारी हैं, मैं बात करूंगा। शाम को 5 बजे हमारा दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें बाकी खबरों पर बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ये बातें करनी और समझनी इसलिए जरूरी है कि किस तरह से ग्लोबल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है और खासतौर पर जो वेस्टर्न मीडिया है, वो कुछ मुल्कों के खिलाफ माहौल बनाता है। और ईरान के खिलाफ पिछले 30-40 वर्षों से यही माहौल बन रहा था, लेकिन इस जंग ने इस माहौल को बदल के रख दिया है। और अब हालत यह है कि दुनिया भर में ईरान का समर्थन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।